गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ते हैं आईई नियम। जैसा कि अपन ने अर्थिंग के बारे में पढ़ लिया, अर्थिंग का प्रकार पढ़ लिए। अब उसके अर्थिंग के कुछ नियम आते हैं कि किस तरीके से अपने को कुछ नियमों के अनुसार अर्थ करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ज़्यादा फेज प्रणाली है, बहुफेज प्रणाली है, तो उसमें किस तरीके से अर्थ करना चाहिए। टू फेज प्रणाली है तो उसमें कौन सा अर्थ माना जाना चाहिए या किस तरीके से अर्थ करना चाहिए। अब अपने सबसे पहले आता है नियम 32। कौन सा आता है? नियम 32 आता है। इसमें देखो क्या बताया गया है। इसमें यह कह रहा है कि यह नियम वहाँ लागू होता है जहाँ एक दो तार प्रणाली का भूसंप्रगित चालक है। यानी यहाँ इसमें यह कहना चाहता है कि जब भी कोई दो तार प्रणाली है और उसमें से एक तार को एक अर्थ की भांति काम में ले रहा है तो वो क्या है? अपनी दो तार प्रणाली अर्थ। इसके बाद बताया है कि अथवा एक बहुकला प्रणाली का भूसंप्रगित उदासीन चालक है। यानी जब भी बहुफेज प्रणाली है और उसमें से जो भी उसका उदासीन चालक है उसको किसकी भांति कार्य करने ले रहे? चालक की भांति, भूसंप्रगित चालक की भांति कर रहा है। यानी वह चालक की भांति भी कार्य कर रहा है और किसकी भांति कार्य कर रहा है? एक अर्थ की भांति भी कार्य कर रहा है। जिस प्रकार अधिकतर ये किए कहाँ जाते हैं इस नियम के अनुसार, जो भी अपने ट्रांसफार्मर है या डीपी है जिसको अपन जहाँ से अपनी सिंगल फेज सप्लाई आती है वहाँ ये काम किया, यहाँ वहाँ पर ये अर्थिंग की जाती है। जो ये क्या करता है? चालक की भांति भी कार्य करता है और दूसरी चीज़ किसकी भांति कार्य करता है? ये एक अर्थ की भांति भी कार्य करता है। अब बताया कि अर्थिंग न्यूट्रल अथवा फेज तथा स्विचों की स्थिति व उनके कटआउट की पहचान करना। दूसरी चीज़ फिर इसमें क्या बताया गया कि आपने को कैसे बताइए अर्थ है या नहीं है। तो इस चीज़ों की पहचान करने के लिए क्या बताया कि क्या किया गया इसमें? अर्थिंग न्यूट्रल तथा फेज तथा स्विचों की स्थिति व उनके कटआउट की पहचान करना। यानी इसमें कलर कोडिंग क्या की जानी चाहिए। जैसे कि अर्थ तार है, अर्थ के लिए कौन सा वायर लेते हैं अपन? हरा कलर का लेना चाहिए। इसके बाद जैसे फेज तार है, फेज के लिए रेड कलर का, न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का। इस तरीके से क्या करना चाहिए? अपने को काम में लेना चाहिए वायर, जिससे अपने को पहचान हो जाती है कि अपने को जो भी वायर काम में लिए वो किसके लिए काम में लिया गया है। अब इसके बाद होता है नियम 51। नियम 51 में क्या कह रहा है कि मध्यम उच्च या अति उच्च वोल्टेज संस्थापन हेतु प्रभावी प्रावधान। यानी जैसे मध्यम वोल्टेज है, उच्च वोल्टेज है या अति उच्च वोल्टेज है, इन सब के लिए अर्थिंग जो होती है वो अर्थिंग क्या होनी चाहिए? अलग अलग की जानी चाहिए। मध्यम वोल्टेज के लिए जैसे सिंगल अर्थ करना चाहिए, उच्च या अति उच्च है तो उसके लिए दोहरा अर्थ करना चाहिए। इस तरीके से करके क्या करना चाहिए? अपने को उसकी सेफ्टी करनी चाहिए। ये अपना नियम 51 होता है। नियम 61 क्या कहता है? ये नियम 125 वोल्ट से अधिक की विद्युत स्थापना पर लागू होंगे। यानी सबसे नियम तो ये है कि जब भी 125 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज होती है उसके लिए कौन सा नियम लागू होता है? 61 नियम। इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि 125 वोल्ट से अधिक विद्युत स्थापना पर कौन सा नियम लागू होता है या इसमें कौन सा नियम लगाया जाता है? तो कौन सा नियम होता है? नियम 61 होता है। अब इसमें भी कुछ इसके टॉपिक पॉइंट्स बताए गए हैं, वो देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है कि विद्युत प्रत्येक वायरिंग में अर्थिंग के लिए प्रयुक्त चालक तार का कुल प्रतिरोध 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर अपन अर्थ कर रहे हैं तो अर्थिंग के लिए जो भी चालक तार काम में लेते हैं उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 ओम से कम ही होना चाहिए, तभी वो अच्छे अर्थ चालक की भांति कार्य करेगा। इस तरीके से क्या करना चाहिए उसका सब। इसके बाद आता है इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में 3 ओम तथा चट्टानी भूमि में 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। अब अपनी भूमि में दो प्रकार के जो देखते हैं, जैसे चट्टानों पे अर्थ करना, चट्टानों में अर्थ करना, दूसरी जैसे सामान्य भूमि जो होती है वहाँ पे अर्थ करना। तो जो भी इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं? जो भी ज़मीन में धरती में गड़ाया जाता है वो अपना एक इलेक्ट्रोड होता है। उस इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? सामान्य भूमि में तो 3 ओम होना चाहिए और चट्टानी जो भूमि होती है उसमें कितना होना चाहिए? लगभग 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, 8 ओम तक ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब आता है नियम 62। नियम 62 में क्या है कि मध्यम वोल्टेज पर प्रणाली है। मध्यम वोल्टेज पर प्रणाली से मतलब ये है कि जहाँ भी अपन जैसे कोई पृथ्वी और उसी प्रणाली से निर्मित किसी चालक के मध्य की वोल्टेज हो, यानी जैसे पृथ्वी है, ठीक है, मध्यम वोल्टेज का हम ले रहे तो मध्यम वोल्टेज के लिए के प्रकार का ही अपने को क्या करना चाहिए? एक अर्थ यूज करना चाहिए,
ठीक है। उसी प्रकार जैसे अपनी कोई भी प्रणाली है, या जैसे मध्यम वोल्टेज वाली प्रणाली है, निम्न वोल्टेज वाली प्रणाली है, उच्च वोल्टेज वाली प्रणाली है, तो उसी प्रणाली के अनुसार क्या करना चाहिए, अर्थ इलेक्ट्रोड पृथ्वी के अंदर दबाना चाहिए। ये अपने नियमित 62 में कहता है कि मध्यम वोल्टेज पर प्रणाली है, कि जो भी प्रणाली अगर मध्यम वोल्टेज पर काम में ले रहे हैं, उपकरण मध्यम वोल्टेज का है, तो अर्थ भी उसी प्रकार का काम में लेना चाहिए। इसके बाद आता है नियम 67 ये क्या होता है, भू संप्रकन होता है। अब इसमें क्या है कि भू संप्रकन के पूरे नियम बताए गए, जैसे कि अपन जो भी जैसे पावर ग्रेड है, ग्रेडों में क्या करना चाहिए, सबके लिए अलग अलग अर्थिंग की जानी चाहिए, हर एक तार के लिए, वायर के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है कि इसके बाद इसमें क्या होता है कि यानी अपन ग्रेडों पे अर्थ कर रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग एक इलेक्ट्रोड, सबके लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है। इसी से क्या होगा कि जैसे अपने जो भी वायर है सबको अलग अलग अर्थिंग किया जा सके, जिससे क्या होता है सबकी अलग अलग तरीके से सही तरीके से सेफ्टी हो पाती है। इस तरीके से क्या करना चाहिए, अपने को भू संप्रकन करना चाहिए। न्यूट्रल जैसे कोई भी ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को अलग से अर्थ किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे उसकी बॉडी आ गई, दूसरे ट्रांसफार्मर हो गए। ग्रेडों पे क्या होता है कि काफ़ी ट्रांसफार्मर होते हैं, तो सबको क्या होता है अलग अलग अर्थ इलेक्ट्रोड दबाकर सबको अलग अलग अर्थिंग किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही इलेक्ट्रोड दबाकर सभी ट्रांसफार्मर्स को एक जगह अर्थ के दिया जाता है। ये अपना नियम 67 कहता है। इसके बाद आता है नियम 69 ये होता है पोल टाइप सब स्टेशन। जैसे जो भी अपने अब इसमें यह बताया गया है कि पोल टाइप सब स्टेशन है नियम 69 में, इसमें बताया गया है कि जैसे अपने ट्रांसफार्मर होते हैं, अब जो भी ग्रेड होते हैं, ग्रेडों में एक तो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उसको क्या बनाया जाता है, एक तो जैसे चबूतरे टाइप का बना करके और उसी के ऊपर स्थापित किया जाता है। जैसे जो भी छत वत से डला के यानी मिट्टी कंक्रीट का एक चबूतरा बनाकर उसके ऊपर रखा जाता है, तो वहाँ पर अर्थ किया जाता है। इसी प्रकार जैसे पोल टाइप सब स्टेशन में आता है कि पोल होते हैं, जो भी अपने उस पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर को रखा जाता है और फिर अर्थिंग की जानी चाहिए, फिर अपन अर्थ करते हैं। तो ये अपने क्या होते हैं 69 में आता है कि पोल टाइप सब स्टेशन आ जाते हैं इसमें, कि पोल टाइप सब स्टेशन जो भी होते हैं उसको किस तरीके से अपने को अर्थ करना चाहिए। अब इसके बाद आता है नियम 88 जिसको अपन कहते हैं गार्डिंग। ये होता है गार्डिंग। अब इसमें केवल इतना सा ही बताया गया है 88 में। गार्डिंग में ये होता है कि प्रत्येक गार्ड वायर को प्रत्येक बिंदु पर क्या करना चाहिए, अर्थ से संयोजित करना चाहिए। यानी जो भी गार्ड वायर है, प्रत्येक गार्ड वायर जो गड़ाया जाता है उसको क्या करना चाहिए, प्रत्येक बिंदु पर अर्थ से संयोजित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने इलेक्ट्रोड तो गड़ा दिया और फिर उसको अर्थ ही नहीं कर रहे हैं, या अपन ने जैसे कोई भी युक्ति है उसको अर्थ से तो वायर तो लगा दिया लेकिन इलेक्ट्रोड पे ले जाके नहीं संयोजित कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में उसको अर्थ करना चाहिए। अब आता है नियम 90। इस नियम में क्या है, सबसे पहले बताया अपने को, इसमें अर्थिंग के बारे में बताया गया कि अब अर्थिंग में इसमें यह बताया गया है कि जैसे अपन सबसे पहले ओवरहेड लाइनें खींचते हैं। ओवरहेड लाइनों में जैसे आपको पता है कि कितनी दूरी पर कितने पोल स्थापित किए जाने चाहिए, ठीक है। अब इसमें जैसे बताया है कि जो भी 1 मील की दूरी हो, 1 मील में होते हैं 1.601 किलोमीटर। इस दायरे के अंदर लगभग अपने को क्या करना चाहिए, 4 बिंदु की मध्य दूरी रखकर फिर उसको क्या करना चाहिए, जैसे इस दूरी के अंदर कम से कम 4 पोल तो स्थापित किए जाने चाहिए, और 4 पोलों पे क्या किया जाना चाहिए, उसको अर्थ करना चाहिए। यानी 1 मील की दूरी में समथिंग 4 अर्थ तो करना ही चाहिए अपने को, तभी क्या होती है वो अच्छी से सुरक्षित हो पाती है। ओवरहेड लाइनों में अधिकतर क्या होता है कि अपनी जो भी गार्डिंग वगैरह जो होती है, इसमें क्या होता है जैसे जो भी आसमान से बिजली चमकती है उस समय क्या होता है बिजली गिरने का डर होता है, तो इस समय क्या होता है उसके करंट काफ़ी अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, और इससे जो भी उपकरण जुड़े हुए रहते हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए क्या किया जाता है, जगह जगह पर अर्थिंग की जाती है। ये अपना नियम 90 होता है। इस तरीके से क्या करना चाहिए, अपने को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद आते हैं फिर इसके कुछ नियम और कि कुछ
नियमों के अनुसार अपने को क्या क्या सुविधा इसकी रखनी चाहिए साथ साथ। जैसे कि बताया इसमें IS 3034/1966 के अनुसार अर्थिंग हेतु विशिष्टता है कि कुछ मोस्ट पॉइंट नियम है कि उसके अनुसार अपने को किस तरीके से अर्थ करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी जगह पर कितनी दूरी रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है। अब सबसे पहले बताया कि भवन से अर्थिंग की दूरी कोने से कम 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कम से कम 1 मीटर की दूरी स्थापित इलेक्ट्रोड स्थापित करना चाहिए, 1 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रोड स्थापित करना चाहिए। उसी प्रकार अधिकतर जो होता है इसमें बताया कि भवन से अर्थिंग की दूरी कोने से कितनी मीटर रखी जानी चाहिए, 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए। 1.5 मीटर दूरी स्थापित करके अपन क्या कर सकते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित कर सकते हैं और अर्थिंग कर सकते हैं। इसके बाद बताया कि विद्युत घरेलू वायरिंग एवं पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम होना चाहिए। जो भी अपने घरेलू वायरिंग करते हैं या पावर वायरिंग करते हैं, ठीक है, घरेलू वायरिंग होगी लाइटिंग और पावर, जानते हो आप लाइटिंग और पावर के बारे में। जो 800 वाटेज पे काम में लेने वाले उपकरण होते हैं वो लाइटिंग वाले होते हैं, जो 3000 वाटेज पे काम में लेते हैं वो पावर वाले उपकरण होते हैं अपने, ठीक है। इसी प्रकार से जो अब अपन उनको अर्थ करते हैं तो उस अर्थ का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1 ओम होना चाहिए। ये अपना उसके नियम होते हैं। इसके बाद इसी में तीसरा पॉइंट बताया कि पावर स्टेशनों का प्रतिरोध 0.5 ओम से लेकर 1 ओम तक तथा अन्य वैद्युतिक प्रतिष्ठानों में प्रतिरोध 2.5 ओम से लेकर 5 ओम तक होना चाहिए। अब इसे बताया कि पावर स्टेशनों पर प्रतिरोध, जो भी पावर स्टेशन होते हैं उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0.5 ओम से लेकर 1 ओम तक ही होना चाहिए। और दूसरी चीज़ बताया है कि उसके अलावा जो भी अन्य वैद्युतिक प्रतिष्ठान होते हैं उसमें प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 2.5 ओम से लेकर 5 ओम तक होना चाहिए। अब इसके बाद आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहना था, कह रहा है कि अर्ध तार व अर्ध इलेक्ट्रोड एक ही धातु के होने चाहिए। जो भी अपन तार काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, तो पहली बात तो जो अर्थ के लिए काम में ले रहे हैं वो तार भी जैसे कि तांबे का काम में ले रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रोड जो होता है वो भी तांबे का ही होना चाहिए। और दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड को किसी भी अपन जो भी जैसे इन नमी युक्त बचाने के लिए, नमी से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं कि परचर कलर पेंटिंग कर देते हैं या टिन के परचर दे देते हैं, वो उसके ऊपर नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। वो चढ़ाने से क्या होता है, वो अर्थिंग की बातें अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखने की बात है, ठीक है। ये अपने हो गए कुछ नियम, कुछ मोस्ट नियम थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी कुछ ऐसे ही है जो अधिकतर मैंने पहले बता दिए हैं और मोस्ट जो थे वो भी बता दिए। अब देखो आगे आता है BIS मानक। BIS सब जानते हो वैसे, BIS के बारे में लगभग सब जानते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की फुल फॉर्म में होती है। ये भी एक मानक संस्थान है। इसके अनुसार क्या होते हैं, ये भी कुछ नियम कायदे कानून बना के रखता है अपने कि अपने को क्या करना चाहिए, इस तरीके से अर्थ करना चाहिए, ये चीज़ें बरतनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को इस तरीके से काम में लेना चाहिए, या ये चीज़ सही है या गलत है, ये सारी चीज़ें इसकी ये अपने को बताता है। अब इसके अनुसार क्या बताया गया है कि अर्थिंग व्यवस्था को 3 नेटवर्क में बांटा गया है। पहला नेटवर्क है TN, दूसरा है TT, तीसरा है IT। अब इसमें जो T है, T की फुल फॉर्म होती है, ये एक फ्रेंच शब्द टेरे से बना है, टेरे से लिया गया है, फ्रेंच शब्द है उससे लिया गया है। N का मतलब न्यूट्रल होता है, I का मतलब क्या होता है, आइसोलेट होता है, किसी भी चीज़ को आइसोलेट करना, ये इसके होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कौन सा नियम अपन, TN। जैसा कि ये आपके सामने है TN नेटवर्क है। अब ये देखो TN नेटवर्क में क्या है, ये 3 वाइंडिंग है, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। तीसरी वाइंडिंग के साथ में न्यूट्रल पॉइंट लिया है। न्यूट्रल पॉइंट के साथ में से 5वां पॉइंट कौन सा लिया है, PE, प्रोटेक्टिव अर्थ, जिसको अपन कहते हैं। ये काम ली, ये क्या काम करता है, अब इसमें देखो सब उपभोक्ता को सप्लाई दे रहा है तो कौन से दे रहा है, 5 वायरों में से लेके दे रहा है, जिससे इसमें क्या होता है, ये एक अर्थ का पॉइंट होता है जो पहले से एक अर्थ किया जाता है और शुरू से लेकर एंड तक ये अर्थिंग रहता है, हर चीज़ की सुविधा रखता है। इसमें क्या होता है, अपने को अलग से अर्थ करने की ज़रूरत नहीं होती है, पहले से उसको अर्थिंग करता है। जैसे भारी बॉडी है, जैसे ट्रांसफॉर्मर में ये मेरे को तीनों सप्लाई मिल गई, साथ में न्यूट्रल मिल गया, न्यूट्रल के साथ में क्या होती है, चारों मिल गई। न्यूट्रल कब लगाया जाता है, ये हमेशा स्टार कनेक्शन में किया जाता है। ये कौन सा कनेक्शन है मेरे सामने,
ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से दो प्रकार के कनेक्शन किए जाते हैं, पहला होता है स्टार, दूसरा होता है डेल्टा। स्टार डेल्टा या स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं। ये कौन सा है, मेरा स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, इसमें 3 फेज वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग स्थापित की जाती है और साथ में एक न्यूट्रल पॉइंट स्थापित किया जाता है। इस न्यूट्रल पॉइंट के साथ में इसमें और किया गया है, इसकी बॉडी को भी साथ में अर्थ किया गया है, जिसको प्रोटेक्टिव अर्थ कहते हैं। यानी इसमें नीचे मैंने लिखा है कि उपभोक्ता के वैद्युतिक इंस्टॉलेशन के खुले हुए धातु भाग को संयोजित करने वाले चालक को, जो भी खुला हुआ भाग है या खुला हुआ भाग जैसे भारी भाग हो गया, मेरा बॉडी होगी, उसको अर्थ किया जाता है, उसको एक चालक की भांति अर्थ किया जाता है। वो क्या कहलाता है, मेरा प्रोटेक्टिव अर्थ कहलाता है। इस तरीके से ये हमेशा ध्यान रखना, टीएन नेटवर्क की जहाँ बात आ जाती है, वो पहली चीज़ तो स्टार कनेक्शन में किया जाता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, 5 सिरे निकाले जाते हैं, 3 तो फेज के, लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड RYB के, न्यूट्रल का साथ में निकाला जाता है। चौथा पॉइंट पाँचवा पॉइंट कौन सा होता है, PE होता है, प्रोटेक्टिव अर्थ होता है, जो एक चालक की भांति अच्छे से कार्य करता है। इस तरीके से मेरा ये TN नेटवर्क होता है। आगे जो है दूसरा कौन सा था, दूसरा नेटवर्क है TT नेटवर्क। ये देखो अपना, ये है TT नेटवर्क। इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ ही नहीं है, बस केवल उसमें और इसमें इतना सा फ़र्क है, वही ये भी स्टार कनेक्शन है, कनेक्शन दोनों स्टार है। उसमें क्या था, एक PE प्रोटेक्टिव अर्थ किया गया था, इसमें केवल प्रोटेक्टिव अर्थ नहीं कर रहा है, उपभोक्ताओं को खुद को क्या करना पड़ता है, अर्थ करना पड़ता है, केवल इतना सा चेंजमेंट होता है। बाकी सारा सब कुछ वही संरचना होती है, सारा सब कुछ वही होता है। न्यूट्रल पॉइंट निकाला जाता है, RYB तीनों फेज होते हैं, उपभोक्ताओं को तीनों दी जाती है, तीनों फेज उपभोक्ताओं के साथ में क्या किया जाता है, उसको अर्थ किया जाता है। इसमें एक नोट बताया गया है, क्या बताया गया, इस नेटवर्क का मुख्य लाभ ये है कि ये भूसंपर्कित उपकरण से न्यूट्रल तार के मध्य से आने वाले उच्च व निम्न आवर्ती शोर को रोकता है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट लगाया गया है, ये क्या काम करता है कि जो तीनों फेजों में क्या होता है, वोल्टेज तो बनती है, वोल्टेज कम बनती है, AC में बनती है, हमेशा AC है। और जब AC में बन रही है तो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के कारण क्या होता है, इसमें शोर उत्पन्न होता है। उस शोर को कम करने के लिए क्या लगाया जाता है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट, और साथ में क्या कर दिया जाता है, इसको अर्थ कर दिया जाता है। जो भी उपकरण होता है, भूसंपर्कित उपकरण से न्यूट्रल तार के माध्यम से आने वाले उच्च व निम्न आवर्ती शोर को रोकता है। अब ये जो अर्थ कर रहा है उपभोक्ताओं को दी जाती है, उसके बाद में ये जो अर्थ कर रहा है, ये क्या काम करता है, अपने को जो भी शोर होता है फ्रीक्वेंसी के कारण, उस शोर को कम करता है, बिल्कुल भी शोर होने नहीं देता है। ये इसका लाभ होता है। ये है तीसरा पॉइंट, जो अपना कौन सा था, IT नेटवर्क। अब देखो IT नेटवर्क में क्या होता है, ये डेल्टा कनेक्शन है। इसमें क्या है, ये देखो RYB तीनों लाइन है, कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, तीनों क्या कर रहा है, तीनों सप्लाई दे रहा है, और सप्लाई के साथ में फिर क्या कर रहा है, ये अर्थ कर रहा है। ये कब किया जाता है, ये एक तो अति उच्च वोल्टेज पे काम में ली जाती है, हमेशा अति उच्च वोल्टेज रहती है। इसमें पहली चीज़ तो क्या कहते हैं, दोहरी अर्थिंग की जाती है, अर्थिंग अच्छी करनी पड़ती है अपने को, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या होता है, उपभोक्ताओं को खुद को अर्थ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या करते हैं, अपन 3 फेज ही काम में लेते हैं, साथ में क्या नहीं लेते हैं, सिंगल फेज काम में नहीं लेते हैं। जब न्यूट्रल पॉइंट आता है तो न्यूट्रल पॉइंट के साथ में क्या कर लेते हैं अपन, कोई से भी एक फेज के साथ में न्यूट्रल पॉइंट जब लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है कोई भी सर्किट के साथ में, तब कौन सा सर्किट बन जाता है, अपना सिंगल फेज वाला सर्किट बन जाता है। इस तरीके से क्या कर लेते हैं, अपन काम में ले लेते हैं। ये अपने सारे नियम पूरे हो गए, ठीक है। इसके साथ ही अपना अर्थिंग वाला चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाता है। और कोई गलती हो या कोई भी आपको इसमें समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो कुछ भी, या मेरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप मुझे पूछ सकते हो। जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो बिल्कुल मैं समझाऊंगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स ज़रूर करें। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि कमेंट्स करते रहना चाहिए, जिससे हमारे को पता लगे कि पढ़ाई जो इनको पढ़ा रहे हैं वो अच्छे पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपके कमेंट से काफ़ी सुविधा हो पाती होगी, आपको खुद को ही होगी वो, ठीक है। इस तरीके से तो आप करते रहना, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही।
अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है।